अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लॉजिक, जिसमें हमने क्वांटिफायर्स, प्रेडिकेट्स और उनकी वैलिडिटी के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं। हम ये प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं। वेरिएबल एक सिंबल होता है दैट स्टैंड्स फॉर एन इंडिविजुअल इन द कलेक्शन ऑफ सेट। किसी भी कलेक्शन में या सेट के अंदर एक सिंबल के तौर पे जो हम चीज़ किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल के साथ, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट एक्स इज इक्वल्स टू मंडे। एक्स जो है मेरा वेरिएबल है, मैं चाहूँ तो एक्स को ट्यूसडे के इक्वल कर दूँ, या एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी क्वांटिटी, कोई भी इंडिविजुअल जो है मैं इसमें स्पेसिफाई कर दूँ। इसके लिए हम अल्फ़ाबेट जो है वही यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। A collection of objects is called the domain of objects. Objects की जो collection है उसको हम domain बोलते हैं। For the above examples, the days in a week is the domain of variable x. x की domain क्या है? जो जितने days हैं वीक में, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दी है यहाँ पर कि x जो है वो मंडे है, x इज इक्वल टू ट्यूसडे है। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो क्या है? द डेज इन द वीक। ठीक है, यानी वीक के जितने डेज हैं, जो कलेक्शन है डेज की, वो उसकी डोमेन कहलाती है। Quantifiers are the phrases that refer to given quantities, such as for some, or for all, or for every, indicating how many objects have a certain property. Quantifiers जो है ये वो phrases हैं जिसमें हम कुछ इस तरह की terms को use करते हैं, phrases को use करते हैं, जैसे कि for some, for all, for every। ठीक है, ये objects की कुछ property है, उनको represent करने के लिए जो है वो specify होता है। दो तरह की इसकी काइंड्स होती है, एक आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, एक आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो होता है, जैसे हम सेट्स में हमने स्टडी किया था यूनिवर्सल सेट, जिसमें तमाम सेट्स आपके आ जाते हैं। इसी तरह से आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है जो कि फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हैं, इट्स मीन फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर एनी। इसको आप फॉर ऑल भी पढ़ते हैं, फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर एनी। इस तरह के फ्रेजेस अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो साइन यूज करना है वो ये है फॉर ऑल का। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो होता है उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब है फॉर सम, देयर एग्जिस्ट, देयर इज अ, और फॉर एटलीस्ट वन। तो ये जो टर्म्स हैं, अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर इस तरह की जो फ्रेजेस हैं वो अगर यूज होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये सिंबल यूज करना है, जिसको हम ये ई है, मतलब इन्वर्टेड ई है ये। तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करता है, और ये यूनिवर्सल के लिए हम फॉर ऑल का ये वाला सिंबल यूज करते हैं। प्रेडिकेट क्या है? इट इज द वर्बल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल किस किस्म का है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसको हमने जब डिस्क्राइब करना है वर्बली, वो प्रेडिकेट है। Usually presented by letter P, the notation P of x is used to represent some unspecified property or predicate that x may have. For example, P of x is equals to x has 30 days. एंड पी ऑफ अप्रैल इज इक्वल टू अप्रैल हैज 30 डेज। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है हमने अनस्पेसिफाई की हुई है, हमें नहीं पता कि एक्स जो है वो अप्रैल है, मई है, जून है, क्या है। ठीक है, डेज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई मंथ होगा। तो यहाँ पर जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हमने कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वेरिएबल की वो रिप्रेजेंट करवानी है, तो उसको हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो ये फॉर्म है पी ऑफ एक्स के साथ, और इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, पी से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ऑल द मंथ्स एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज लेस देन 32 डेज। तो इसकी जो है वो वैल्यू क्या होगी कि हमने यहाँ पर ये बताना है कि आपने ऐसा प्रेडिकेट जो है एक्स की वैल्यू वो डिटरमिन करनी है जहाँ पे 32 डेज से कम हो। ठीक है, और वेयर एक्स इज ऑल द मंथ्स, तमाम मंथ्स में से कोई ऐसा जो है हमने मंथ यहाँ पे डिस्क्राइब करना है जो 32 डेज से कम जो है उसकी नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो वो जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा एक्स की वैल्यू में। Combining the quantifiers and predicates, we get a complete statement of the form for all x p of x or there exists x p of x। ठीक है,
आपने जो है क्वांटिफायर्स यानी एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल दोनों क्वांटिफायर्स को आप प्रेडिकेट के साथ कंबाइन कर देते हैं तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो इस फॉर्म में बन जाती है। The collection of objects is called the domain of interpretation and it must contain at least one object. डोमेन जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और इसमें जो है डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपका एक जो सेट है उसमें से एक इंडिविजुअल एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट जो है वो उस सेट के अंदर या उस डोमेन के अंदर लाई करता हो। जैसे कि हमारे पास एक्स जो है फॉर ऑल मंथ्स है, ठीक है, तो उसमें अगर हम डोमेन उसकी देखें कि पूरा मंथ है तो उसमें से हमने एक लिया है, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने एक्स जो है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्स जो था उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो हमने अप्रैल जो है वो मंथ स्पेसिफाई कर लिया, तो ये हम डोमेन जो है उसकी बता रहे हैं। व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ये हमें कुछ नीचे गिवन है और इसमें से हमने जो है ट्रुथ वैल्यू डिटरमिन करनी है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की। P of x है हमारे पास x is yellow. The domain of interpretation is the collection of all flowers. हमने जो है डोमेन बताई कि कलेक्शन ऑफ ऑल फ्लावर्स है और x जो है वो येलो कलर का है, तो येलो जो है उसमें क्या हो सकता है कि p ऑफ, हम यहाँ पर अगर इसको डिटरमिन करें तो p ऑफ मैं लिख देती हूँ p ऑफ रोज एंड रोज इज येलो। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो मैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने रिप्लेस की है, मैं इस तरीके से जो है वो इंटरप्रिटेशन दे सकती हूँ यहाँ पे कि p ऑफ रोज and rose is yellow. Next है P of x, x is a plant. The domain of interpretation is the collection of our flowers. तो प्लांट आ रहा है, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगेन यहाँ पर जो है हम किसी प्लांट का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सनफ्लावर, पी ऑफ सनफ्लावर, और यहाँ पर जो है मेंशन कर दी सनफ्लावर का प्लांट। P of x is either positive or negative. The domain of interpretation consists of integers. ठीक है, पी ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जो आपका है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो मैं पी ऑफ प्लस माइनस टू लिख दूँ अगर, और मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि प्लस माइनस टू इज आदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये अकेला जो है वो टू मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर गिवन है यूनरी एंड बाइनरी प्रेडिकेट्स। Predicates involving the properties of a single variable are called unary predicates, while the involving two variables are called binary predicates. ऐसे प्रेडिकेट्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो यूनरी प्रेडिकेट्स होते हैं, और जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके बाइनरी प्रेडिकेट्स होते हैं। जैसे कि फॉर ऑल एक्स एंड देयर एग्जिस्ट वाई, क्यू ऑफ वाई, ये जो है हमारा क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये बाइनरी प्रेडिकेट है हमारा। दिस एक्सप्रेशन रीड एज फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट ए वाई सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये क्योंकि दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इसीलिए ये बाइनरी प्रेडिकेट है। अगर यहाँ पर सिर्फ ये होता फॉर ऑल एक्स, अगर मैं जैसे ये वाली एग्जांपल है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो ये आपका यूनरी प्रेडिकेट है। इसमें आपने नेक्स्ट जो है वो इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो फॉर्म करनी है कि किस तरीके से जो है वो हम इसमें बनाते हैं। आपने जैसे हमने यहाँ पे पीछे एग्जांपल में इसको लिखा इंटरप्रेट किया है कि फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट ए वाई सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई। फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर एवरी एक्स सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पर क्या है, for every x there exists x such that q of x and x। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने इनकी इंटरप्रिटेशंस को डिटरमिन करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। An interpretation for an expression involving predicates consists of the following। इंटरप्रिटेशन जो है किसी भी एक्सप्रेशन का जिसमें प्रेडिकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हमने किस तरीके से, वो जो है उसकी फॉर्म क्या होती है। A collection of objects called domain of interpretation which must include at least one object। एक तो की डोमेन जो है वो इंक्लूड होती है। An assignment of the property of the objects in the domain to each predicate in the expression। जो ऑब्जेक्ट हमने इंक्लूड किया है डोमेन में से उसकी प्रॉपर्टी क्या है। और तीसरा है an assignment of a particular object in the domain to each constant symbol in the expression। और उस प्रॉपर्टी को हमने जो रिप्रेजेंट करना है वो किस सिंबल से हम कर रहे हैं। ये तीन चीजें जो हैं वो जब हमने इंटरप्रिटेशन की स्टेटमेंट देनी है उसमें हमने इंक्लूड कर दी। प्रेडिकेट ऑफ डब्ल्यू एफ है।
प्रेडिकेट्स ऑफ WFF यानी वेल फॉर्म या वेल डिफाइंड फॉर्मूलाज जो हैं आपके वेल फॉर्म फॉर्मूलाज कैन बी वेरी सिमिलर टू द प्रोपोजिशनल WFFs यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स विद द प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स और प्रेडिकेट्स के साथ जो है अगर हम लॉजिकल जो कनेक्टिव्स हैं वो यूज करते हुए जो हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक्स में किए थे तो हम जो है वेल फॉर्म फॉर्मूलाज डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो है इनका सिंटैक्स का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जो कि हमने WFF को बनाते वक्त जो है वो कंसीडर करने हैं। एग्जांपल्स जो हैं प्रेडिकेट WFFs की फॉर एवरी x P of x implies Q of x and for every x there exists y P of xy or Q of xy implies R of x and S of xy and R of xy ये तमाम जो है ये एग्जांपल्स हैं आपके प्रेडिकेट्स के वेल फॉर्म फॉर्मूलाज के। Next is scope of a variable in an expression. The parentheses or brackets are used wisely to identify the scope of variable. कोई भी वेरिएबल है उसको हमने एक एक्सप्रेशन में डिटरमिन करना है तो हम जो है उस वेरिएबल को स्पेसिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये आपके पास एक वेल फॉर्म फॉर्मूला है प्रेडिकेट WFF है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई P of xy or Q of xy implies R of x. Scope of there exists y is P of xy और Q of xy। ठीक है, ये जो चीज है आपकी यानी अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो इसका स्कोप यहाँ तक है while scope of for all x is the entire expression। यानी ये वाली जो टर्म है आपकी देयर एक्सिस्ट वाई वो किससे लिंक्ड है आपके इस एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, जबकि फॉर ऑल एक्स जो है इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये है फॉर ऑल एक्स का इस ब्रैकेट का स्कोप कि ये ब्रैकेट जो है वो इस पूरी ब्रैकेट को अप्रोच कर रही है जबकि ये फॉर ऑल फॉर एवरी वाई वाली जो है उसका स्कोप जस्ट ये वाला पार्ट है। जी, तो नेक्स्ट है आपका फॉर ऑल एक्स एस ऑफ एक्स और देयर एग्जिस्ट वाई आर ऑफ वाई। ठीक है, स्कोप ऑफ फॉर ऑल एक्स इज एस ऑफ एक्स। यहाँ पर जो इसका स्कोप है फॉर ऑल एक्स का वो जस्ट एस ऑफ एक्स तक है while the scope of there exists y is r of y। ठीक है, क्योंकि ये जो है दोनों आपकी टर्म्स किससे सेपरेट है आपके और ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट है फॉर ऑल एक्स p of x y implies there exists y q of x y। स्कोप ऑफ वेरिएबल y is not defined for p of x y। ठीक है, p of x y के लिए जो है वो y का स्कोप डिफाइन नहीं है, y वेरिएबल का स्कोप डिफाइन नहीं किया गया, hence y is called a free variable। इसीलिए हम p of x y में y जो है उसको फ्री वेरिएबल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे बात जो है फॉर ऑल x की हो रही है। ठीक है, सच एक्सप्रेशंस माइट नॉट हैव इट ट्रूथ वैल्यू एट ऑल। और ऐसी एक्सप्रेशंस जो है उनकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होती। इसको एक दफा और देख लेते हैं कि आपकी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम फॉर ऑल एक्स की बात करें तो इसका स्कोप ये पूरी ही एक्सप्रेशन आ रही है लेकिन यहाँ पर टर्म इन्वॉल्व है देयर एग्जिस्ट वाई। उसका स्कोप जो है वो सिर्फ ये वाली टर्म है क्यू ऑफ एक्स वाई लेकिन पी ऑफ एक्स वाई जो है उसमें वाई वेरिएबल जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हम फॉर ऑल एक्स की बात करें। ठीक है, और इसके इसके बाद जो है हमने देयर एक्सिस्ट वाई की कोई टर्म भी नहीं लगाई। तो ऐसा वेरिएबल यहाँ पर जो प्रेडिकेट में ये वाई वेरिएबल जो है ये फ्री वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि ये जो है वो डिफाइन नहीं किया जा रहा और ऐसे एक्सप्रेशंस की जो है वो ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होती। ओके, अब आपने नेक्स्ट जो है वो इनके ट्रूथ जो है वो आपने डिटरमिन करनी है वेल फॉर्म फॉर्मूलाज की। जैसे कि देयर एग्जिस्ट एक्स एंड ए ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल वाई बी ऑफ एक्स वाई implies c of y where a of x is x greater than 0, b of xy is x less than y, and c of y is less than equals to 0, and x is the domain of positive integers and y is the domain of all integers। x जो है वो आपकी क्या डिफाइन कर रहा है कि x जो है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और y जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका जो है वो आपने WFF की एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। Translation of the verbal statements to symbolic form using the intermediate statements। ओके जी, अब हमने जो है वर्बल स्टेटमेंट्स को सिंबल्स की फॉर्म में जो है वो किस तरीके से ट्रांसलेट करना है ताकि हम एक इंटरमीडिएट स्टेटमेंट जो है वो डेवलप कर सकें।
ओके, वर्बल स्टेटमेंट जो है वो आपकी एक जैसे इंग्लिश में कोई लाइन लिखी हुई होती है वो वैसे होती है, और सिंबॉलिक जो है हमने उसी लाइन को सिंबल्स में ट्रांसलेट कर देना होता है। तो अब इसको हम देखते हैं, एवरी पर्सन इज नाइस कैन बी रीफ्रेज्ड एज फॉर एनीथिंग it is a nice, it is a person, then it is a nice. ठीक है, तो so if p of x is a person and q of x be x is nice, the statement can be symbolized as for all x p of x implies q of x. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर वो बंदा, एवरी पर्सन इज नाइस, यहाँ पे एवरी का वर्ड यूज हुआ है, तो एवरी को हम कह देते हैं कि फॉर ऑल या फॉर एनीथिंग या फॉर एवरी। जो हमने जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर था उसके लिए हमने जो फ्रेजेस यूज किए थे, तो हम इस एवरी को रिप्लेस कर देते हैं फॉर एनीथिंग से, यानी फॉर ऑल इफ इट इज अ पर्सन, यानी कोई ऐसी चीज जो अगर पर्सन है, तमाम जो है उसमें पर्सन काउंट हो जाएंगे, देन इट इज नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन हुई थी एवरी पर्सन इज नाइस, तो हमने यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया है कि पी ऑफ एक्स जो है अगर पर्सन है और क्यू ऑफ एक्स जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो नाइस है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स जो एवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ऑफ एक्स जो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्प्लॉइज क्यू ऑफ एक्स वो नाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फॉर ऑल एक्स फॉर एवरी पर्सन देयर एग्जिस्ट अ पर्सन एंड पर्सन आर नाइस। ठीक है, अगर तो वो पर्सन है तो वो फिर नाइस होगा, ये इम्प्लॉइज कर रहा है। Okay, next है there is a nice person can be rewritten as, ठीक है, there exists something that is both a person and nice, यानी कोई ऐसी चीज है जो कि एट द सेम टाइम पर्सन भी है और वो पर्सन जो है वो नाइस भी है, और उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है वर्ड देयर का यूज हुआ है, देयर इज अ नाइस पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर एवरी का वर्ड यूज नहीं हुआ कि एवरी पर्सन इज नाइस या एवरी वेयर इज अ नाइस पर्सन, तो देयर का जो है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि सब पर्सन जो है वो नाइस नहीं है, वहां पर कोई एक स्पेसिफिक जो है वो पर्सन है जो कि नाइस है। तो देयर के वर्ड से जो है हमने इसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो यूज करना है। यहाँ पर हमने लगा दिया देयर एग्जिस्ट समथिंग दैट इज बोथ नाइस एंड पर्सन, उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, यानी ये एक्स जो है वो इस देयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स यानी पर्सन एंड क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वेरिएशंस जो है अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है, सम पर्सन आर नाइस और देयर आर नाइस पर्सन, इनको आपने ट्रांसलेट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। और ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि जब आप एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे तो वो हमेशा कंजंक्शन के साथ यूज होगा, और जब आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे तो वो हमेशा इंप्लीकेशन के साथ यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन यूज की है, और जो आपका एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसके साथ हमने एंड को यूज किया। तो ये चीज जो है ये आपने कंसीडर करनी है, और इस वेरिएशन को जो है आपने ट्रांसलेट करना है ऐसे सिंबल्स की फॉर्म में, प्रेडिकेट्स को और लॉजिक्स को, प्रोपोजिशन लॉजिक्स को यूज करते हुए। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, जो है आप इसको कमेंट कर दें एंड देन आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।